हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 संस्कृत का मॉडल सेट बताने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को अंत तक देखना और इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना, क्योंकि इस बार का जो 12th का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सभी का सभी क्वेश्चन मॉडल सेट से ही पूछा गया था। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न मॉडल सेट का है। देख लीजिए यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 मॉडल सेट संस्कृत, ठीक है, द्वितीय भारतीय भाषा संस्कृत का यहाँ पर हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देख लीजिए और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि आपका जो 21 में जो मैट्रिक का एग्जाम होगा उसमें सभी का सभी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि अब आपको संस्कृत में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा और वहाँ से आपको 50 का उत्तर देना होगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग इस वीडियो को देखकर सभी प्रश्नों को याद कर लेते हो तो हो सकता है कि यहीं से सभी क्वेश्चन वहाँ पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इन 10 मिनट के वीडियो को पूरा देख लीजिए और सभी प्रश्नों को एक एक करके याद भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करना है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पहले से पता होगा कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और 50 का उत्तर देना होगा, ठीक है। ये 2021 के लिए लागू हुआ है, ठीक है, पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। आप लोगों को पहले से पता होगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और संस्कृत का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बता देते हैं, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों, सभी का सभी NCERT का प्रश्न है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है, सिद्धांतों को प्रकट करता है। ये तो आपका संस्कृत पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का। ये तो आप लोग पढ़े होंगे। तो वहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है दर्शन शास्त्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दर्शन शास्त्र को प्रकट करता है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 2 नंबर है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है, तो मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसी उपनिषद में सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की जीत होती है और असत्य की हार होती है, इसका यही अर्थ होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है, किसकी गुफा में आत्मा निहित है। इसका सही उत्तर देंगे जीवों के शरीर रूपी गुफा में, यानी कि जीवों के शरीर रूपी गुफा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कुमेदी महोत्सव कब मनाया जाता था, कुमेदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो हम इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, शरद ऋतु में कुमेदी महोत्सव मनाया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें सिखों को 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। ये तो काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो पटना में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 6 नंबर दोस्तों कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है, किस नदी पर बना है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी मतलब पटना में ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किस नदी के किनारे मतलब कि किस नदी पर बना है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका हम सही उत्तर क्या देंगे, गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी दे देंगे, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। तो यहाँ पर काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बड़ी। इसका आंसर कोई भी नहीं जानता होगा वो भी इसका आंसर दे सकता है। कैसे दे सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पाटलिपुत्र सी होगा, क्योंकि पाटलिपुत्र यानी कि पटना जो है प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया, किसने किया। तो काव्य मीमांसा का अगर बात कर दिया तो राजशेखर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राजशेखर हो जाएगा, क्योंकि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना राजशेखर ने की थी। अगर आपसे पूछे कि कुटिनितम के लेखक कौन है, तो आप लोग बता देना दामोदर गुप्त। लेकिन यहाँ पर काव्य मीमांसा है तो राजशेखर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर याद कर लोगे, ठीक है। और अगला प्रश्न आपको मिलेगा 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि शिव प्लस उपासक की संधि क्या होगी। तो इसका हम सही जवाब क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए दे देंगे, ठीक है। और अगला प्रश्न है 10 नंबर की महानक्रम में कौन सा समास है, महानक्रम में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्मधारय
महानक्रम में क्रमधारय समास है। दोस्तों अगर आप लोगों को समास अच्छे से समझ में नहीं आता होगा या फिर आप लोग समास नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा दूसरा चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस चैनल पर जाइएगा तो आपको समास का अलग एक वीडियो मिलेगा। उसमें समास का परिभाषा, समास कितने प्रकार के होते हैं, सभी का उदाहरण, सभी का परिभाषा वहाँ पर बताया गया है। आप लोग उस वीडियो को देखकर याद कर सकते हो, ठीक है। और अगला प्रश्न 11 नंबर है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन में कौन सा उपसर्ग है। प्राचीन में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका हम सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, परा। प्राचीन में परा उपसर्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 12 नंबर है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है कि सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आ प्लस ए की संधि हुई है, ठीक है। और 13 नंबर प्रश्न है कि बिना के युग में कौन सी विभक्ति होती है। बिना के युग में कौन सी विभक्ति होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीया, ठीक है। और 14 नंबर प्रश्न है कि धारे रुत मण, धारे रुतमण सूत्र का उदाहरण वाक्य में कौन है। वाक्य कौन है, तो इसका सही उत्तर हम क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी देंगे, दिनेश सुरेशाय सतम धारयति, ठीक है, धारयति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और आपको मिलेगा अगला प्रश्न 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा। आप लोग मुनि शब्द का रूप याद किए होंगे तो आप लोग बता सकते हैं, जैसे बालक शब्द, लता शब्द का रूप आप लोग याद किए होंगे, तो वैसे ही आपको मुनि शब्द का याद होगा, मुनि शब्द का रूप, ठीक है। तो मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा, आप लोगों को पता होगा तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुनि भी, ठीक है। और यहाँ पर 16 नंबर पर पीबती, पीबती किस धातु का रूप है। पीबती किस धातु का रूप है, तो पीबती एक पा धातु का रूप होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और 17 नंबर प्रश्न की साधु किस विभक्ति का रूप है। साधु किस विभक्ति का रूप है। आप लोग साधु का भी मतलब कि लता, जैसे लता बालक शब्द का रूप याद किए होंगे, वैसे ही साधु का भी याद किए होंगे, तो आपको पता होगा साधु किस विभक्ति का रूप है, साधो, साधो है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्तमी विभक्ति का रूप है, ठीक है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, ठीक है। 18 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि अस धातु के लट लकार और अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्ति, ठीक है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, ठीक है। 19 नंबर दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और टाप प्रत्यय है। और 20 नंबर प्रश्न हन जोड़ हन प्लस कौतवा में कौन सा, हन प्लस कौतवा से कौन सा पद बनेगा, तो इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हत्वा, ठीक है। और अगला प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर दोस्तों प्रश्न देखिए, तो 21 नंबर प्रश्न है मूल प्लस ठग से कौन पद बनेगा। मूल प्लस ठग से कौन शब्द बनेगा, कौन पद बनेगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, मौलिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौलिक, ठीक है। आप सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो आपको ज़रूर इसमें से 40 क्वेश्चन याद हो जाएगा, क्योंकि एक बार वीडियो देखने से, आप 2 बार वीडियो को देखिएगा तो पूरा प्रश्न याद हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पूरा विश्वास के साथ हम आपको बता दें कि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस बार के, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 22 नंबर प्रश्न है कि लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। इसका सही उत्तर हम क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी देंगे, ठीक है, तपानी, तपानी। और अगला क्वेश्चन है 23 नंबर दोस्तों कि पीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हम क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पा प्लस कत्व, ठीक है। अगला प्रश्न क्या मिलेगा, अगला प्रश्न मिलेगा 24 नंबर, ठीक है। 24 नंबर दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि किस शब्द में दाप प्रत्यय है, किस शब्द में दाप प्रत्यय है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदा, एकदा में दाप प्रत्यय है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की धर्मातरम का सही विच्छेद क्या होगा। सही विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्म प्लस अंतरम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको मिलेगा 26 नंबर दोस्तों। यहाँ से 26 नंबर से आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो सभी के सभी आपके मतलब कि संस्कृत बुक का मिलेगा, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न कि किस पद में अव्ययीभाव समास है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप लोग जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। किस पद में अव्ययीभाव समास है, ठीक है।
किस पद में अव्ययीभाव समास है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। ठीक है। और यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि आलसियों को प्रतिदिन इच्छा इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? यानी कि आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन देता था? तो वीरेश्वर, मिथिला का राजा, अलस कथा का कर्मचारी या फिर विद्यापति। काफ़ी मतलब घुमा देने वाला यह प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहता था, वही अनाथों और गरीबों या फिर आलसियों को मतलब कि अन्न, वस्त्र और भोजन मुफ्त में देता था। ठीक है, आपको पता होगा। और अगला क्वेश्चन है तर्कयते यदस्मिन गृहे अग्नि, मतलब कि आलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है? यह उक्ति किसकी है? तर्कयते यद अस्मि गृहे आलस कथा में यह उक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर हम क्या देंगे? पहले आलसी की, तीसरे आलसी, दूसरे आलसी या फिर चौथे आलसी? इसका सही उत्तर हम देंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहले आलसी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहले आलसी की यह उक्ति है। ठीक है, पहले आलसी ने क्या कहा? अरे यह कैसा शोरगुल है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है। और 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? स्त्रियों का रक्षक कौन है? तो स्त्रियों का रक्षक पति होता है। जो मतलब कि औरतें होती है उनका रक्षक उसका पति ही होता है। ठीक है, ये तो सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो उसका पति हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और अगला प्रश्न है 30 नंबर की याज्ञवल्क्य के आत्म तत्व की शिक्षा किसने दी थी? तो मैत्री। देखिए तो ऑप्शन नंबर में मैत्री दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न की गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? वरदाम्बिका। तो इसका देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या है? गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? इसका हम सही उत्तर क्या देंगे? इसका हम सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर सी, मधुरा विजय नगरम नाम की महाकाव्य की रचना की। मधुरा विजय नगरम नामक महाकाव्य की रचना की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और अगला प्रश्न आपको मिलेगा 32 नंबर। ठीक है, 32 नंबर दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राज कहाँ के राजा थे? तो इसका हम सही उत्तर क्या देंगे? इसका हम सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर डी देंगे, विजयनगर के राजा थे। ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए तो 33 नंबर दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे थोड़ा मतलब कि सहमत नहीं है कि क्योंकि यह जो क्वेश्चन है वो मतलब कि यह शब्द है वो काफ़ी मतलब कि डिफ़िकल्ट शब्द है, इसको पढ़ने में थोड़ा कठिनाई हो रही है। तो हम आपको बता दें, आपको ऐसे मतलब कि पहला याद रखना होगा स्वर्गा। ठीक है, स्वर्गा आप लोग याद रखना। और किस देश को कहा गया था? तो ये तो सभी को मालूम होना चाहिए, स्वर्गा यानी कि भारतवर्ष को कहा गया था। भारत स्वर्गों का देश है, इसका अर्थ हुआ कि भारत स्वर्गों का देश है। यह मतलब कि बड़े बड़े विद्वानों का कहना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतवर्ष को स्वर्गों का देश कहा गया था। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि सीमंतोन्नयन किस संस्कार में आते हैं? सीमंतोन्नयन किस संस्कार में आते हैं? तो आप लोग भारतीय संस्कार चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका हम सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर बी, जन्म पूर्ण, यानी कि जन्म से पहले यह संस्कार आते हैं। ठीक है। और 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि शैशव संस्कार कितने होते हैं? शैशव संस्कार कितने हैं? तो शैशव संस्कार कितने होते हैं? 6 होते हैं। देखिए तो ऑप्शन नंबर कितना में 6 दिया है? तो ऑप्शन नंबर देखिए तो सी में 6 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। और अगला प्रश्न 36 नंबर है दोस्तों यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न है कि कन्यादान किस संस्कार में आता है? कन्यादान किस संस्कार में आता है? तो कन्यादान यानी कि विवाह संस्कार में आता होगा कन्यादान, ये तो सबको मालूम होना चाहिए कि विवाह संस्कार के अंतर्गत कन्यादान आता है। ठीक है, क्योंकि विवाह में ही हम लोग कन्यादान करते हैं किसी को। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि 37 नंबर की नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो अधम, पंडित, उत्तम, मध्यम। तो यहाँ पर काफ़ी मतलब कि घुमा देने वाला प्रश्न है कि अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो मूर्ख आदमी करता होगा, लेकिन यहाँ पर तो मूर्ख नहीं दिया है। तो मूर्ख नहीं दिया है तो हम ऑप्शन किस पर टिक लगाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए पर लगाएंगे, क्योंकि अधम, अधम का मतलब हुआ यहाँ पर और लग गया ना, तो इसका मतलब हुआ कि कोई बुरा आदमी होगा, कोई मूर्ख आदमी होगा, यहाँ पर उसका मतलब यही हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और 38 नंबर प्रश्न है कि सूखा वहा क्या है? सूखा वहा क्या है? तो इसका हम सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर क्या देंगे? डी नंबर देंगे, क्षमा। ठीक है, सूखा वह क्षमा है। ठीक है। और 39 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 39 नंबर प्रश्न है कि मनोहर में कौन सी संधि है? मनोहर में कौन सी संधि है? तो मनोहर में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है।
और 40 नंबर प्रश्न है कि किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को प्रभावन में प्रति उपसर्ग नहीं होगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है 41 नंबर कि सचिवानाम आलय का समस्त पद क्या होगा। तो सचिवालय, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, सचिवालय, ठीक है। और अगला प्रश्न है 42 नंबर कि किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विगु। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न 43 नंबर मिलेगा कि वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य के वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, किस सूत्र से हुई है। तो इसका हम सही जवाब क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी देंगे, ठीक है, अपदाने पंचमी, ठीक है। 44 में प्रश्न है कि क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है, क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण, ठीक है। और अगला प्रश्न 45 नंबर है, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है कि वयम किस शब्द का रूप है, वयम किस शब्द का रूप है। तो वयम एक अस्मद शब्द का रूप होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वैसे ही 46 में प्रश्न है कि जयस्ती किस लकार का रूप है। तो जयस्ती किस मतलब कि लकार का रूप होता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोट लकार का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न मिलेगा 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किस पद में कीर्तन प्रत्यय है, किस पद में कीर्तन प्रत्यय है। तो इसका हम सही उत्तर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी देंगे, गति, ठीक है। और अगला प्रश्न 48 नंबर की लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तरप। और अगला प्रश्न है कि कुमार प्लस डीप से कौन सा पद बनेगा, कुमार प्लस डीप से कौन पद बनेगा। तो कुमारी बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, कुमारी। देखिए तो कुमारी ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपको मिलेगा 50 नंबर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 50 नंबर प्रश्न है कि पीबन में कौन सा प्रत्यय है, पीबन में कौन सा प्रत्यय है। तो पीबन में कौन सा प्रत्यय होता है, तो सत्री प्रत्यय होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको संस्कृत का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 50 तक बता दिया। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर देखना चाहते हो तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहना, क्योंकि उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप लोग हमारे चैनल पर हमेशा के लिए जुड़े रह जाओ, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का आप लोग मॉडल सेट देखना चाहते हो तो इस चैनल पर आप लोगों को बने रहना होगा, क्योंकि हर दिन एक दिन में आपको एक एक सब्जेक्ट का मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है।